दोस्तों नमस्कार। दुनिया में टकराव बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाले देश भी अब टकराव की भाषा खुले तौर पर बोलने लगे हैं। आतंकवाद की परिभाषा भी संयुक्त राष्ट्र में दिए जाने वाले भाषणों में बदलने लगी है। कौन किसके साथ खड़ा है, किस रूप में खड़ा है, किसका कितना मुनाफा हो चला है, ये सारी परिस्थितियां जिस तेजी से बदल रही हैं, ऐसी कल्पना शायद 5 बरस पहले तो दूर 1 बरस पहले भी किसी ने नहीं की थी। यह कोल्ड वॉर की स्थिति नहीं है, यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की एक नई परिस्थिति है जिसमें संयुक्त राष्ट्र की मौजूदगी भी हाशिए पर ढकेली जा रही है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक नहीं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र किसी युद्ध को रोकने के लिए नहीं और शायद दुनिया के बड़े बाजार में दोबारा से हथियारों का व्यापार फलने फूलने लगेगा, यह भी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच, या कहें बदलती परिस्थितियों के बीच, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए रवाना हो गए। और देखिए, खुला आसमान है, लेकिन इस खुले आसमान तले अगर अफगानिस्तान होगा तो फिर आप उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भरी। हालांकि 2 बरस के बाद पाकिस्तान ने इजाजत दे डाली। 2019 में उसने धारा 370 का विरोध करते हुए, जो हटा लिया गया भारत के द्वारा, उसका विरोध करते हुए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। याद कीजिए, इससे पहले 2019 में जब प्रधानमंत्री जर्मनी जा रहे थे, राष्ट्रपति आइसलैंड जा रहे थे, इजाजत पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस की नहीं दी। लेकिन उस वक्त अफगानिस्तान का आसमान खुला था। लेकिन अब ना आसमान खुला है, ना जमीन खुली है। और संयुक्त राष्ट्र के भीतर भी अफगानिस्तान के नुमाइंदे जो अभी तक थे, उनको खारिज करते हुए तालिबान कह रहा है कि हमारे व्यक्तियों को वहां भाषण देने की इजाजत होनी चाहिए। और दूसरी तरफ सार्क की बैठक, जो कि भारत समेत भारत के तमाम पड़ोसी देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक होनी थी, उसमें पाकिस्तान का कहना है कि वहां पर तालिबान के लिए कुर्सी लगनी चाहिए, नहीं तो यह बैठक नहीं होगी। तो क्या दुनिया बदल रही है? और क्या दुनिया वाकई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की परिस्थितियों से इतर बिल्कुल नई परिस्थिति में आकर खड़ी हो गई है? हमें लगता है कि दुनिया के इन हालातों के बीच शायद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जो है, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत स्ट्रेटेजिकली मौजूदा वक्त में दुनिया जिन 2 देशों को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसमें अगर एक अफगानिस्तान है तो दूसरा चीन भी है। और चीन को लेकर पहली बार अमेरिका ने जिस समझौते की दिशा में हाथ बढ़ाया है, यह समझौता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने कभी नहीं किया था। तो क्या रूस और अमेरिका का कोल्ड वॉर नई परिस्थिति में चीन और अमेरिका के कोल्ड वॉर में तब्दील हो रहा है? क्या आतंकवाद को लेकर बदलती परिभाषा के बीच लोकतंत्र पर भी सवालिया निशान है? और जिस तरीके से परमाणु पनडुब्बी को लेकर समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका ने किया, और जिस समझौते का विरोध फ्रांस ने किया, जो कि अमेरिका का मित्र देश है, क्योंकि उसको 3 लाख करोड़ का सीधे सीधे घाटा हो गया, क्योंकि उसने परमाणु पनडुब्बी का समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हुआ था और उसे उसका लाभ मिलना था। तो क्या 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा वो नहीं सह पा रहा है? इसीलिए उसने अपने राजदूत को अमेरिका से बुला लिया, ब्रिटेन से बुला लिया और ऑस्ट्रेलिया से बुला लिया, क्योंकि यही 3 देशों का समझौता है परमाणु पनडुब्बी को लेकर। और एक लिहाज से यह सैन्य समझौता है। यह सैन्य समझौता चीन के विस्तार को रोकने के लिए है। लेकिन सवाल इतना बड़ा नहीं है। हमें लगता है कि आज कुछ तथ्यों पर गौर करें, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर गौर करें। ये इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि सार्क की बैठक में जब पाकिस्तान ने कहा कि चेयर पर तालिबान बैठेगा, ना कि अशरफ गनी रिजिम के वह प्रतिनिधि जो फिलहाल यूनाइटेड नेशन में है, उसका विरोध भी तालिबान कर रहा है और वहां के प्रतिनिधि आकर सार्क में नहीं बैठेंगे, तो सार्क कैंसिल हो गया। अगला सवाल है कि जो समझौता अमेरिका के साथ भारत ने किया हुआ है और मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी जिस बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं, वह ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत के बीच समझौता है। यह क्वाड का समझौता, और इस समझौते के मातहत बुनियादी ढांचे पर बहस होती है, नई टेक्नोलॉजी पर बहस होती है, समर्थन होता है, सहयोग होता है, जलवायु परिवर्तन पर होता है, समुद्री सुरक्षा को लेकर बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो क्वाक्स बना है, जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में है, यह सैन्य समझौता है।
भारत और जापान सैन्य समझौता करने की स्थिति में अपनी संप्रभुता के दायरे में कभी नहीं आते हैं, आएंगे भी नहीं। इसीलिए अमेरिका ने भारत को लेकर या जापान को लेकर अप्रोच नहीं किया, लेकिन बिजनेस टर्म में और बुनियादी ढांचे को लेकर उसने अपने तौर पर क्वाड किया, और क्वाड की बैठक इस बार महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन मसला इतना भर भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी को भाषण देना है। बाइडेन का भाषण हो चला है, ईरान भाषण दे चुका है, चीन ने भाषण दे दिया है, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है वो इतनी टकराव वाली है, इससे पहले कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। चीन में सत्ता परिवर्तन हो चला है, वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके रईसी जो हैं इस वक्त वहां के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। लेकिन हमें लगता है ईरान ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और चीन ने उस पर जिस तरीके से मुहर लगाई, यह दोनों स्थिति को पहले समझ लीजिए, फिर समझेंगे कि भारत स्ट्रेटजिकली अमेरिका के लिए और यूरोपियन कंट्रीज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इस इलाके में, जहां पर पाकिस्तान है, चीन है, अफगानिस्तान है और ईरान भी उधर जाके खड़ा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने वर्चुअली जो भाषण दिया है, उनका कहना है कि अमेरिका प्रतिबंध को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और शायद इसी का घाटा ईरान को लगातार हो रहा है, और वह अफगानिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया है, चीन के साथ जाकर खड़ा हो गया है। तो क्या यह माना जाए कि ईरान और भारत के बीच जो पाइपलाइन की स्थिति थी वह अब ठंडे बस्ते में चली गई? कह सकते हैं, लेकिन ईरान अपनी परिस्थितियों को तलाशते हुए यह कहने से नहीं चुका कि अमेरिका पश्चिम पहचान थोपना चाहता है। और इतना ही नहीं, बोलते बोलते उसने यहां तक कहा कि इराक और अफगानिस्तान से अमेरिका खुद नहीं गया, बल्कि हालात ऐसे थे जहां से उसको निकाल दिया गया। वहां के फौज ने निकाला, विद्रोहियों ने निकाला, यानी एक खुली परिस्थिति है। और इतना ही नहीं, जो 6 जनवरी को कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थकों ने किया था, उसके रेफरेंस को लेते हुए ईरान ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र के भीतर कहा कि कैपिटल से काबुल तक, यानी कैपिटल की परिस्थिति और वहां की हिंसा को उन्होंने काबुल से जोड़ दिया। और कैपिटल से काबुल तक साफ संदेश अमेरिकी अधिनायकवादी सिस्टम के ऊपर है कि उसकी कोई साख नहीं है। क्या यह खुले तौर पर ऐलान है अमेरिका के खिलाफ ईरान का? और एक नई परिस्थिति दुनिया में बन रही है, क्योंकि ईरान ने अपने तौर पर जब यह कहा कि ईरान के रक्षा सिद्धांत में परमाणु हथियार और प्रतिरोधक नीति यानी डिटरेंस पॉलिसी जो है वह कोई जगह उसकी नहीं है, तो अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका का जवाब था ईरान को परमाणु हथियार हासिल वो करने नहीं देगा। बात यहीं तक रुक जाए तो भी ठीक है। ईरान ने इजराइल को भी अपने साथ समेटा, और फिर वही जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, हमें लगता है पहले उसे देखिए। उसका कहना था इजराइल को लेकर कि कब्जा करने वाले यहूदी शासक राज्य प्रायोजित आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रबंधक है। वो टेररिज्म से उन्होंने जोड़ दिया इजराइल को, और उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया कि उसका एजेंडा ही है महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम करना। इससे पहले ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुए थे, पहली बार हुए। गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया है, इसका जिक्र ईरान ने किया। जवाब में इजराइल ने देर नहीं लगाई, और इजराइल ने अपने तौर पर साफ कहा कि ईरान में तेहरान के कसाई के नेतृत्व में, यानी राष्ट्रपति के लिए कसाई शब्द का इस्तेमाल किया गया। ईरान में तेहरान के कसाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसके ज्यादातर मंत्री आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हैं। यह भाषण का हिस्सा है, वो जो भाषण दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि ईरान की इस सरकार की निंदा करे और इस अतिवादी शासन के हाथ परमाणु हथियार ना लग जाएं, इसे रोकने की कोशिश करे। सवाल इतना पर नहीं है, सवाल इसके आगे है कि संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर चीन के पास है, और चीन की तरफ से सीधे अमेरिका पर यह कहकर निशाना साधा गया कि लोकतंत्र पर किसी एक मुल्क का सुरक्षित अधिकार नहीं है, यह सभी देशों के लोगों का अधिकार है, और बाहर से सैन्य हस्तक्षेप और कथित लोकतांत्रिक परिवर्तन से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इससे नुकसान ही होगा। यानी चीन ने अमेरिका को जिस तरीके से उसने खासतौर से सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इन जगहों पर जो भी हस्तक्षेप किया उसे गैर लोकतांत्रिक बताया, और लोकतांत्रिक का राग अलापने वाले अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या यह टकराव की नई परिस्थिति है? और भारत इन परिस्थितियों में अब जब भाषण 25 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री का होगा तो वह किस दिशा में जाएगा, कैसा होगा, जब संयुक्त राष्ट्र की धज्जियां, संयुक्त राष्ट्र की
भाषणों के भीतर ही हो रही है और वह तमाम देश दे रहे हैं जिन्होंने मिलकर बनाया था संयुक्त राष्ट्र। तो क्या यह मौजूदा वक्त इतना आसान है? हमें लगता है कि अब इसकी असल परिस्थिति समझिए कि एक तरफ अगर अफगानिस्तान है तो उसके साथ खड़े देश चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की भी आकर खड़ा हो गया क्योंकि वो बार बार कश्मीर का जिक्र करता है, इस बार भी उसने किया। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिलाया है। इंडिया उसके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर कितना नजदीक जा पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को लेकर और ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की नजदीकी को लेकर कुछ सवाल बाइडेन के जहन में है। कश्मीर पॉलिसी को लेकर वहां की वाइस प्रेसिडेंट हैरिस ने जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट किया था पेपर, उसमें भी कई सवाल थे। ये सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल है अब नई परिस्थिति में चीन जिस तरीके से अपने विस्तार को चाहता है और उसको रोकने के लिए अमेरिका परमाणु पनडुब्बी भी बनाने की परिस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा हो गया। यानी परमाणु को लेकर डील कभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने कभी नहीं की। शायद इसीलिए यह दौर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण दौर भारत के लिए है, क्योंकि जो ऑक्स समझौता किया गया है उसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पनडुब्बी की तकनीक मिल जाएगी और पैसिफिक क्षेत्र में जो चीन अपना विस्तार कर रहा है उसका मुकाबला करने के लिए वहां पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की मौजूदगी होगी, जिसकी समुद्री सीमा जो है चीन की सीमा से मिलती है। वहां जापान भी परेशान है, तो जापान के साथ क्वाड की जो समझौता है उसके साथ अमेरिका उसके साथ खड़ा होना चाहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जरा देखने की परिस्थिति में आइए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति थी उसमें कौन कौन देश कहां कहां खड़े थे, वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक। और उसी दौर को याद कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री तब के नेहरू ने क्यों कहा था ना हम वेस्टर्न ब्लॉक में हैं ना हम ईस्टर्न ब्लॉक में हैं, बल्कि हम गुट निरपेक्ष हैं, किसी भी गुट में शामिल नहीं है। लेकिन इस वक्त नॉन अलाइनमेंट नहीं है, इस वक्त गुट निरपेक्ष परिस्थितियां नहीं है, लेकिन भारत की स्थिति हमेशा से गुट निरपेक्ष वाली रही है। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के किसी भी देश से कोई बातचीत नहीं की जब वो अमेरिका के साथ समझौता कर रहा था। लेकिन भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने जानकारी दी भारत को कि यह क्यों समझौता कर रहा है। और दूसरी तरफ जिस फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका से अपने राजदूत को बुला लिया, उस फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उस वक्त बात की जब वो अमेरिका की यात्रा पर निकलने की स्थिति में थे। ये सारी परिस्थिति बताती है कि भारत स्ट्रेटेजिकली इन तमाम देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और भारत का गुट निरपेक्ष होना ही उसकी कैसी ताकत रही है। इन्हीं परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र में भी भाषण होना है, इन्हीं परिस्थितियों के भीतर वहां के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात भी होनी है और क्वाड को लेकर बैठक भी होनी है। जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से भी प्रधानमंत्री की, मोदी की बातचीत होनी है। लेकिन भारत अपनी जगह स्ट्रेटेजिकली किस जगह पर खड़ा है, शायद ये यात्रा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके ठीक समानांतर दुनिया के मानचित्र पर पहली बार यह भी समझिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का में चीन सबसे ज्यादा न सिर्फ सक्रिय है बल्कि एक लिहाज से सबसे ज्यादा उसने निवेश भी इसी इलाके में किया है, जो दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ बताते हैं कि पश्चिमी राष्ट्र इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इस इलाके में चीन नए द्वीप को डेवलप कर रहा है और आक्स समझौते से जब फ्रांस नाराज हो गया, जो कि मित्र देश अमेरिका के तौर पर आता है, और उसको सिर्फ 3 लाख करोड़ का घाटा हुआ, तो अगला सवाल ये आया, क्या ये नई परिस्थितियां दुनिया में हथियारों को लेकर, उसकी खरीद फरोख्त को लेकर एक नई प्रतिस्पर्धा पैदा कर देगी? क्योंकि साउथ चाइना सी में लगभग 250 छोटे बड़े द्वीप को मिलाकर एक इलाका भी चीन ने डेवलप किया है और दक्षिणी चीन सागर का ये जो पूरा इलाका है ये दरअसल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में आता है और इनके साथ जो सटे हुए देश हैं उसमें चीन है, ताइवान है, मलेशिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, फिलीपींस है, इससे घिरा हुआ ये पूरा इलाका है। और ऑस्ट्रेलिया की चिंता ये है कि दरअसल पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन की जो समुद्री सीमा लगती है ऑस्ट्रेलिया से, वहां पर भी वो विस्तार कर रहा है। इसीलिए परमाणु पनडुब्बी का समझौता अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को हथियारों के जरिए पावरफुल बनाने की स्थिति में लाने के लिए किया। लेकिन एक दूसरा सवाल फिर यहीं से शुरू होता है, क्या वाकई हथियारों की होड़ शुरू होने वाली है? हमने एक डाटा निकाला। ये डाटा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा वक्त में जो टकराव है उसको लेकर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री का जो डाटा है वो ठीक कोविड के पहले का है।
वो बताता है कि दुनिया भर में जो एक बरस के अंदर में जो हथियार बेचे खरीदे जाते हैं वो तकरीबन 26,60,000 करोड़ के हैं, 361 बिलियन डॉलर। और उसमें सबसे ज़्यादा हथियार जो बेचती है कंपनी वह अमेरिका की कंपनी है। इस 26 लाख में से लगभग 12 लाख करोड़ रुपया अमेरिका की सिर्फ 5 कंपनियां हैं जो बेचती है, यानी 166 बिलियन डॉलर। लॉकहीड मार्टिन उसकी कंपनी है, बोइंग कंपनी है, नॉर्थरोप ग्रुमहोन कंपनी है, रैथिथियोन कंपनी है, जनरल डायनेमिक्स कंपनी है, और इसके अलावा कुल 7 कंपनी और है, यानी 12 कंपनियों की जो पूरी लिस्ट निकालिएगा तो दुनिया भर में जो 26.5 लाख करोड़ के हथियार बिकते हैं उसमें अमेरिका सिर्फ 16 लाख करोड़ के हथियार बेचता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के बाकी देश नहीं बेचते हैं। रिपोर्ट बतलाती है कि यूएई लगभग 34,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचता है एक साल में। चाइना जो है यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और तकरीबन 4.25-4.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग ये हथियार बेचने लगा है एक साल में। रशिया की कंपनी जो है, कुछ कंपनी, 2 कंपनी खास तौर पर है, लेकिन यह 1 लाख करोड़ रुपए का हथियार बेचते हैं। वेस्ट यूरोपियन की 6 कंपनियां हैं जो तकरीबन 5 लाख करोड़ का हथियार बेचती है। और इस परिस्थिति में जो फ्रांस जो 3 लाख करोड़ का सौदा जो रद्द हो गया, जिसमें समझौता अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, और दुखी है, और इस लेवल पे दुखी है कि वो अपने राजदूतों को भी बुला रहा है। भारत ने जो राफेल उससे खरीदा, उससे वहाँ की डसाल्ट कंपनी है, उसमें लगभग 105% के बिजनेस का इजाफा हो गया। अब बड़ा सवाल ये है, इन परिस्थिति में जरा स्थिति को समझिए। ये पहला मौका है जब इसके दायरे में खेल भी आ गया है। इससे पहले अफगानिस्तान में जब रूसी सेना गई थी तो याद कीजिए 1980 में ओलंपिक का बहिष्कार अमेरिका ने किया था, और उसके साथ कई देशों का मतलब लगभग 60 से ज़्यादा देशों ने किया था। 1984 में अमेरिका में जब ओलंपिक था तो रशिया ने उसका बहिष्कार किया था, उसके साथ कम देशों की तादाद थी, लेकिन उसने भी बहिष्कार किया था। इस बार क्या हुआ? इस बार बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चाइना चाहता है बिजनेस रूप में वह दुनिया पे रूल करे, और इसीलिए उसने रिकैप भी बनाया। लेकिन अब उसने अर्जी दे दी है CPTPP। ये दरअसल कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट एंड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप होती है, जिसको अमेरिका ने ही ओरिजिनली क्रिएट किया था TPP के नाम से, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। लेकिन ट्रंप के दौर में अमेरिका इससे बाहर हो गया, तो चाइना ने पहली बार अर्जी दी कि दरअसल हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है इस समय न्यूजीलैंड देख रहा है। न्यूजीलैंड के सामने ये सवाल है कि दरअसल वह किस रूप में चाइना को स्पेस दे या ना दे। इसलिए ध्यान दीजिए, जो अफगानिस्तान को लेकर स्ट्रेटजी बन रही थी, उस दायरे में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने उसी दिन अपनी टीम को सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान से वापस बुला लिया, जिस दिन चाइना ने अर्जी दी कि हमको भी इसमें शामिल कर लिया जाए कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट एंड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया तो ब्रिटेन ने भी दौरा रद्द कर दिया, यानी खेल भी पहली बार इस दायरे में आ गया। यानी सवाल है कि जब आप सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के पन्नों को टटोलेंगे तो सिर्फ कोल्ड वार का सवाल नहीं है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बिजनेस, जिसमें हथियार, जिसमें कूटनीति, जिसमें वह तमाम चीज़ें निकल कर आ रही है जो कि कोल्ड वार के दौर में होती थी। और हम इस बात का जिक्र इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि जब आप उस दौर में चले जाइएगा जब कोल्ड वार की परिस्थिति थी, उस समय क्या होता था। 49 में नाटो बना लिया अमेरिका ने, एक लिहाज से मिलिट्री अलायंस था सबके साथ, जो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है, उससे पहले कभी नहीं किया गया। ब्रिटेन के साथ उसका पुराना अलायंस रहा हुआ है। नाटो के बाद पहली बार मिलिट्री अलायंस ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, तो क्या कोल्ड वार की वापसी है। और इस प्रोसेस में देखिए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन उस दौर में खूब था। वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक था, उस दौर में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो इस वॉर में, और प्रॉक्सी वार था जो इस वक्त नज़र आ रहा है, चाहे वो सीरिया में नज़र आए, चाहे वो इराक में नज़र आए, इन तमाम देशों में, चाहे वो अफगानिस्तान में नज़र आएगा। साइकोलॉजिकल वारफेयर भी एक चलता था, और ये नज़र आपको संयुक्त राष्ट्र तक अब पहुंच गया है। तो क्या उस दौर की वापसी हो गई है। प्रोपेगेंडा कैंपेन पूरे उफान पर उस दौर में रहता था, किस देशों को किस देशों के जरिए किस दिशा में बढ़ना है। लेकिन अब और उसमें एक अंतर है, उस समय हथियारों को लेकर सवाल था, इस समय बिजनेस को लेकर सवाल है। उस समय हथियार बड़ा बिजनेस नहीं थे जो बन रहे थे, इस वक्त हथियार बड़ा बिजनेस है, और दुनिया एक मंदी के दौर से गुजर रही है। तो भारत के सामने स्ट्रेटजिकली कई सवाल हैं।
अमेरिका की सत्ता चाहे भारत की राजनीतिक मौजूदा सत्ता के खिलाफ हो, कश्मीर पॉलिसी को लेकर या फिर सीएए एनआरसी को लेकर जो अमेरिका में सवाल उठे, लेकिन स्ट्रेटजिकली भारत फिट केस बनता है अमेरिका के साथ इस वक्त खड़ा होने के लिए, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट खत्म है, सार्क खत्म है, भारत की अपनी आर्थिक परिस्थितियों में वह रूट बंद है जो अफगानिस्तान और ईरान होकर उसको मध्य यूरोप के हिस्से तक ले जाता था और पूरा बिजनेस उसको देता, वह भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान से तनाव की स्थिति है। वन बेल्ट वन रूट को लेकर चीन अपने विस्तार में इस तरीके से आगे बढ़ गया है जहां पर श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है और पाकिस्तान तो उसके साथ ही खड़ा है। भारत के सामने ऐसे में ऑप्शंस क्या रहेंगे और क्या प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र में जिस बात का जिक्र करेंगे वह कूटनीतिक तौर पर उनके साथ, हालांकि भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल साहब भी गए और एक अच्छी खासी टीम गई है जो जाहिर है इस बातों पर गौर जरूर करेगी, लेकिन यह एक नई परिस्थिति है जिसमें दुनिया बदल रही है। और अमेरिका वर्सेस चीन की इस परिस्थिति में देखिए तो अमेरिका के सामने सवाल ग्लोबलाइजेशन का है, ग्लोबल वार्मिंग का है और ग्लोबल पॉवर्टी का भी सवाल है। लेकिन अमेरिका के जरिए यानी बाइडेन ने जो भाषण दिया संयुक्त राष्ट्र के भीतर, 3 सवाल उन्होंने खड़े किए। अमेरिका अब 9/11 की परिस्थिति से बहुत आगे निकल गया है, यानी टेक्नोलॉजिकली वो ज़्यादा शार्प हो गया है। दुनिया के भीतर में उसकी अपनी कैप्टेंसी मौजूद है, यानी वह अभी भी दादागिरी की स्थिति में मौजूद है और उसको कोई चिता नहीं सकता है। और तीसरी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि हम कोल्ड वार को दोबारा रिवाइव करना नहीं चाहते हैं। ये एक चाइना की तरफ इंडिकेशंस थे। लेकिन इससे हटकर सवाल है कि वह देश जो चाइना के साथ इस दौर में खड़े हैं और चाइना की इकोनॉमी, चाइना का मार्केट, चाइना का बिजनेस का विस्तार और चाइना का अफगानिस्तान को लेकर स्ट्रेटजिक मूव जिस तरीके से खड़ा है, उसमें ईरान की मजबूरी यह है कि वो यहाँ खड़ा ना हो तो वहाँ से अमेरिकी प्रतिबंध है। पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि पाकिस्तान से एक बार भी टेलीफोन पर बात अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं की। भारत के प्रधानमंत्री तो 2 बार वर्चुअल मीटिंग में सामने आ चुके हैं, 3 बार फोन से बात कर चुके हैं, 1 बार बधाई दी, 2 बार कोविड को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा क्वाड की बैठक जो वर्चुअली हुई पिछले बरस, उसमें भी वो शामिल हुए। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा है, आतंकवाद और हथियार, जिसमें तालिबान को दायरे में खुले तौर पर न सिर्फ भारत लाता है, अमेरिका भी लाता है। पाकिस्तान उस जमीन को पॉवर्टी के खिलाफ लड़ाई और संघर्ष की परिस्थिति को मानता है और चीन उसको मदद कर रहा है, यानी पैसे का मदद है, जमीन का मदद है, और एक को वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन के भीतर में और एक उसके पीछे खड़ा है। इस प्रोसेस में अमेरिका की जो पॉलिसी है, भारत उस पॉलिसी के साथ पूरी तरीके से कैसे खड़ा होगा, क्योंकि वह ईरान को लेकर जो पॉलिसी है, जो रशिया को लेकर उसकी पॉलिसी है, जो यूक्रेन को लेकर उसकी पॉलिसी है, इस पॉलिसी में भारत अमेरिका के साथ उसके ना तो मिलिट्री अलायंस कर सकता है, ना ही उसके मित्र देशों में शामिल हो सकता है, बल्कि एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर खड़ा हो सकता है। और यहीं से भारत क्या इस यात्रा में वह लाभ उठा पाएगा जो भारत की इकोनॉमी को पटरी पर ला सके, क्योंकि भारत के भीतर में यह तमाम सवाल हैं कि भारत की इकोनॉमी पॉलिसी कहीं फेल तो नहीं हो गई, भारत की फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के मुद्दे पर कोलैप्स तो नजर नहीं आई, भारत की डिफेंस पॉलिसी जिसमें 100% एफडीआई खोल दिया गया है, विदेशों से हम खरीद तो रहे हैं लेकिन यहां पर विदेशों की टेक्नोलॉजी जो लाने की बात थी वो नहीं ला पा रहे हैं। इस दिशा में भारत कैसे बढ़ेगा, किस रूप में बढ़ेगा, ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार की परिस्थिति थी, उस दौर के तनाव और परिप्रेक्ष्य को लेकर अगर मौजूदा वक्त में देखिएगा तो कहीं ज़्यादा गंभीर स्थिति है। और आने वाले 3-4 दिन भारत की उस स्ट्रैटेजी को तय करेंगे। इस इलाके में भारत की मौजूदगी को लेकर अमेरिका और उसके नाटो कंट्री या फिर जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने समझौता किया है, उनकी स्ट्रैटेजी को भी तय करेंगे। और शायद चाहे अनचाहे यह कोल्ड वार की बढ़ती हुई स्थिति नहीं बल्कि कोल्ड वार ही है जिसमें संयुक्त राष्ट्र को हथियार और औजार बनाया जा रहा है, क्योंकि अब सवाल है कि अफगानिस्तान को विदेशी मदद मिले, यहाँ वहाँ प्रतिबंध लगे। विदेशी मदद अमेरिका देगा क्योंकि भारत उस कमेटी को चेयर कर रहा है जो अगले साल तक करेगा, जो प्रतिबंध लगाती है, और भारत
इस दिशा में बार बार कह रहा है कि वो तालिबान को नहीं मान्यता दे सकता है, क्योंकि वो टेररिज्म की जमीन को कहीं ना कहीं अपने यहां पनाह दिए हुए है। सवाल यही है, यह यात्रा 3-4 दिनों की मुलाकातों का दौर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है और शायद पूरी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम इंतजार करते हैं और देखते हैं वहाँ से क्या निकलता है। लेकिन यह समझने की कोशिश की जाए कि एयर स्पेस भी अगर अफगानिस्तान का इस्तेमाल ना हो सकता हो, और एक वक्त पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस इसलिए बंद कर दिया कि भारत ने अपने ही देश के भीतर में एक राज्य में एक नियम लाया और 370 को वापस लिया और उससे पाकिस्तान ने दखल देने के अंदाज में पहल की, तो इसका मतलब है यह कोल्ड वार से आगे की परिस्थिति है, या फिर उसके उग्र और तीखे प्रतिक्रिया के तौर पर दुनिया अपने आप को अलग अलग हिस्से में बांट रही है और एक दूसरे के साथ खड़ा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।